Hello everyone, good morning to all of you. आज 17 जनवरी है और हम 17 जनवरी का PIB का जो भी रिलीज़ है, जो भी करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पहला न्यूज़ है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो डावोस एजेंडा है उसका जो थीम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, उस पर अपना एड्रेस देने वाले हैं। ठीक है, तो आज उन्होंने अपना 17 को PM ने अपना एड्रेस दिया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस एजेंडा है उस पर PM ने क्या कहा। PM ने कहा है कि इंडिया इज टैकलिंग अनदर वेव ऑफ द पेंडेमिक विथ कॉशन एंड कॉन्फिडेंस एंड मूविंग अहेड इन द इकोनॉमिक स्फीयर विथ मेनी होपफुल रिजल्ट। यानी इंडिया पेंडेमिक से जूझ रहा है और इसके बावजूद भी इंडिया अपने इकोनॉमिक फील्ड में काफ़ी होपफुल है। ठीक है, आशा रखता है कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं और $5 ट्रिलियन जो हमारा लक्ष्य है इकोनॉमी को प्राप्त करने का 2025 में, उस रास्ते में हम अग्रसर हैं। He said that India as a strong democracy has given a beacon of hope to the mankind, which comprises of India unwavering faith in democracy, technology that is empowering 21st century and talent and temperament of Indians. The Prime Minister said that during Corona time, India saved many lives by exporting essential medicines and vaccines by following its vision of One Earth, One Health. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वन हेल्थ और वन अर्थ वन हेल्थ की बात किया है इंडिया ने, और इंडिया ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, वन अर्थ वन हेल्थ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इंडिया ने कई देशों को मेडिसिन एक्सपोर्ट किया है, साथ ही साथ वैक्सीन एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर एंड इज कंसीडर्ड फार्मेसी टू द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है, ठीक है, वर्ल्ड में, और ये फार्मेसी वर्ल्ड के लिए एक फार्मेसी का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट टुडे इंडिया इज प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके अलावा फार्मेसी के अलावा हमने वर्ल्ड की इकोनॉमी में और कहाँ कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो जो सर्विसेज हैं, खासकर जो IT सर्विसेज हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो more than 50 lakh software developers are working in India. ठीक है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे यहाँ रिकॉर्ड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, 50 लाख से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ही इन्फॉर्म दैट इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न टुडे। अब यहाँ पे यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं जिनका $1 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस होता है। $1 मिलियन से जिनका ज़्यादा बिजनेस होता है उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न का मतलब स्टार्टअप्स है। ठीक है, तो इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स टुडे, यानी इंडिया का जो स्टार्टअप्स है वर्ल्ड में थर्ड नंबर लार्जेस्ट है। ठीक है, मोर देन 10,000 स्टार्टअप्स हैव रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। पिछले 6 महीनों में इंडिया में 10,000 स्टार्टअप्स ने रजिस्टर किया है। ही ऑल्सो टॉक अबाउट द इंडिया ह्यूज सेफ एंड सक्सेसफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म एंड इन्फॉर्म दैट इन द लास्ट मंथ itself more than 4.4 बिलियन ट्रांजेक्शन टुक प्लेस थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI के बारे में आपने सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। ठीक है, आपने पेमेंट भी किया होगा इसके थ्रू। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और लास्ट मंथ में, पिछले महीने में 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है UPI के थ्रू। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। The Prime Minister talked about the measures of enhancing ease of doing business and reduction of the government interference. ठीक है, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लेके आया था मेक इन इंडिया के तहत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी इंडिया में बिजनेस को ईज करना। ठीक है, जो उसका कॉम्प्लिकेशन है, जो उसमें कॉम्प्लिकेशन है, खासकर रजिस्ट्रेशन और एग्जिट में जो कॉम्प्लिकेशन आता है, क्योंकि जनरली क्या होता था पहले कि एक बार आप रजिस्टर कर लें तो अगर आपको एग्जिट करना है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आता
था, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है था, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने क्या किया, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म बनाया, यानी एक ही जगह से आपको सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। तो इस तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया में बिजनेस को प्रमोट किया और उसको आसान बनाया। ही मेंशन्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट एंड मेकिंग देम द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है इंडिया का सबसे हाईएस्ट मतलब रेवेन्यू का सोर्स है कॉर्पोरेट टैक्स, और इसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया है ताकि बिजनेस को अट्रैक्ट कर सके, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, और ये वर्ल्ड में इंडिया मोस्ट कॉम्पिटिटिव बन चुका है। ठीक है, इंडिया हैज़ डीरेगुलेटेड एरियाज लाइक ड्रोन्स पॉलिसी में भी इंडिया ने उसको डीरेगुलेट किया है। ठीक है, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेस में भी इंडिया ने डीरेगुलेट किया है, और अब प्राइवेट प्लेयर्स भी स्पेस के क्षेत्र में, खासकर रॉकेट बनाने के क्षेत्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जियो स्पेशियल मैपिंग एंड हैज ब्राउट रिफॉर्म इन द आउटलेटेड टेलीकॉम रेगुलेशन रिलेटेड विद द IT एंड BPO सेक्शन, indicating India's growing attractiveness as a partner. The Prime Minister said that India is committed to become world reliable partners in global supply chain. ठीक है, एंड इज मेकिंग वे फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ मेनी कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जो बैरियर्स होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी जो बाधाएं, उसको हटाया जाता है, और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंश्योर किया जाता है। तो इंडिया ने इस डायरेक्शन में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, चाहे वो USA के साथ हो, चाहे इधर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ हो, और अभी लेटेस्ट इंडिया ने ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लाने के लिए एक निगोशिएशन को लॉन्च किया है। ठीक है, यानी उस लाइन में इंडिया निगोशिएट कर रहा है कि ब्रिटेन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लाएं। ओके, ओके, इंडिया में अभी लगभग 60,000 स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 80 आर यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स का मतलब होता है बड़े स्टार्टअप्स, 1 बिलियन से ज़्यादा जिनका बिजनेस हो, उन्हें कहा जाता है यूनिकॉर्न्स। एंड मोर देन 40 यूनिकॉर्न इमर्ज इन 2021 itself. Underlying India's confident approach, the Prime Minister highlighted that when the world was focusing on interventions like qualitative easing during the corona period, India was strengthening the reform. तो ये सारी चीज़ें इंडिया के बारे में मोदी ने हमारे जो PM मोदी हैं उन्होंने ये हाईलाइट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, जो डावोस एजेंडा है 2022 उस प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो दीज आर सम हाइलाइट्स। दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ओके, 27 नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ, हाँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है SCM मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्चेज ओपन डेटा वीक। ठीक है, ओपन डेटा वीक, तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर टुडे announced the initiation of the Open Data Week to encourage adoption of open data and promote innovation across India's urban ecosystem. Ministry of Housing and Urban Affairs ने क्या किया है, एक ओपन डेटा वीक इनिशिएट किया है, यानी एक सप्ताह तक ओपन डेटा को प्रमोट किया जाएगा। ये ओपन डेटा क्या होता है, ओपन डेटा मतलब इनके वेबसाइट पे कोई भी डेटा अपडेट हो सकता है, किसी के भी द्वारा डेटा को अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो ओपन डेटा वीक है वो किसके तहत है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 17 जनवरी से 22 जनवरी तक ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत ओपन डेटा वीक किया गया है। ठीक है,
ठीक है, इसमें क्या होगा, ओपन डेटा वीक में जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपने हाई क्वालिटी डेटा सेट्स को स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल पे डालेंगे। ठीक है, प्रेजेंटली मोर देन 3800 डेटा सेट्स एंड मोर देन 60 डेटा स्टोरीज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द पोर्टल टू वेरियस स्टॉक होल्डर्स टू एनालाइज द डेटा एंड अनकवर एक्शनेबल इनसाइट। यानी ओपन डेटा प्लेटफॉर्म पे अगर ये डेटा डालेंगे 100 स्मार्ट सिटीज़ जो उनके पास डेटा सेट्स है उसको वो ओपन डेटा जो पोर्टल है उस पर डालेंगे। और अभी प्रेजेंटली 3800 डेटा सेट्स प्रेजेंटली प्रेजेंट है और इन डेटा को एनालाइज करके जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, वो इन डेटा को एनालाइज करके जो भी एक्शनेबल इनसाइट्स है उसको अनकवर कर सकते हैं। The event aims to show the benefits of open data such as increased efficiency। ओपन डेटा होने से क्या होगा, हर कोई उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इनोवेशन बढ़ेगा, क्योंकि इन डेटा को एनालाइज करके हम इनोवेटिव आइडियाज़ को ला सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। फर्स्ट, अपलोडिंग ऑफ डेटा सेट्स, मतलब कोई भी इंटरेस्टेड जो स्टेक होल्डर है वो अपने डेटा सेट्स को अपलोड कर सकता है वहाँ पे। विजुअलाइजेशन, एपीआईज एंड डेटा ब्लॉक्स ऑन द स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल। एक स्मार्ट सिटीज़ ओपन डेटा पोर्टल है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी स्मार्ट सिटीज़ अपने डेटा सेट्स को अपलोड कर सकता है और उन डेटा सेट्स को एनालाइज करके दूसरे भी जितने स्टेक होल्डर हैं उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ओपन डेटा सेट्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज CSIR newly developed disinfection technology is being installed to combat pandemic in railway coaches, AC buses, closed spaces। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि जो CSIR सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आता है और ये जनरली इंडिया में इनोवेशन का काम करता है। ठीक है, इनोवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो CSIR ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, किससे रिलेटेड, डिसइंफेक्शन से रिलेटेड। डिसइंफेक्शन का मतलब वायरस या फिर बैक्टीरिया को मारना। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है वायरस या बैक्टीरिया को किल करना, और उससे रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसे रेलवे कोचेज में, AC बसेज में और क्लोज स्पेसेस में इंस्टॉल किया जाएगा ताकि हम उस पेंडेमिक से लड़ सकें। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह today said here today that CSIR newly developed disinfection technology is being installed to combat pandemic in railway coaches। ठीक है, जो ऑनगोइंग पेंडेमिक है सार्स कोविड जो हमारा पेंडेमिक चल रहा है उससे लड़ने के लिए ये इस डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे, रेलवे कोचेज में, AC बसेस में और क्लोज स्पेस में, जिसे किसने डेवलप किया है, CSIR ने। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CSIR ने इसे डेवलप किया है। तो जो ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करेंगे, वायरस बैक्टीरिया को किल करेंगे, यानी डिसइंफेक्शन करेंगे। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी है क्या, तो इस टेक्नोलॉजी में अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया गया है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट सी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, UVC टेक्नोलॉजी का यूज करके डिसइंफेक्शन हम करेंगे। अब अल्ट्रा वायलेट का यूज़ बैक्टीरिया और जो भी वायरस को किल करने में होता है। तो देखिए यहाँ पे UVC अल्ट्रा वायलेट को अगर आप देखें, द मिनिस्ट्री इन्फॉर्म दैट अल्ट्रा वायलेट C टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू CSIR Central Scientific Instrument Organization is totally effective for mitigation of airborne transmission of SARS-CoV-2 and will also remain relevant in the post-COVID era। यानी SARS-CoV-2 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होगा।
ठीक है, इसीलिए यहाँ इसे रेलवे में, एसीज बसेज में और इवन पार्लियामेंट हाउस में इसे इंस्टॉल किया गया है। अब ये अल्ट्रा वायलेट सी टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसे CSIR ने डेवलप किया है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट सी टेक्नोलॉजी होता है, अल्ट्रा वायलेट सी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अल्ट्रा वायलेट सी टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, अल्ट्रा वायलेट जो होता है, अल्ट्रा वायलेट आपको पता है, ठीक है, वायलेट के बाद यानी जो विजुअल रेंज होता है लाइट का, उसके बाद की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अल्ट्रा वायलेट फ्रिक्वेंसी होती है। तो अल्ट्रा वायलेट को भी जैसा हमने सुना होगा कि अल्ट्रा वायलेट हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, बट अल्ट्रा वायलेट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, अल्ट्रा वायलेट सी, अल्ट्रा वायलेट बी एंड अल्ट्रा वायलेट ए। और ये डिवीजन कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। जैसे अल्ट्रा वायलेट सी है, उसका सबसे छोटा वेवलेंथ होता है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट बी का होता है और अल्ट्रा वायलेट ए का होता है। और अल्ट्रा वायलेट सी सबसे हार्मफुल होता है, ठीक है, वो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को किल कर सकता है आसानी से, बट अल्ट्रा वायलेट सी अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट सी अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, वो उसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि वो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन अर्थ पे कौन पहुंचता है, अल्ट्रा वायलेट ए एंड अल्ट्रा वायलेट बी। Ultraviolet A and ultraviolet V rays from the sun are transmitted through our atmosphere and all ultraviolet C is filtered by the ozone layer। जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट सी को फिल्टर कर देता है। ठीक है, उसे अर्थ के सरफेस तक पहुंचने नहीं देता। ठीक है, अल्ट्रावायलेट बी रेज यानी अर्थ के सरफेस से कौन पहुंचता है, अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट वी रेज कैन ओनली रीच द आउटर लेयर ऑफ आवर स्किन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट वी जो रेज होता है वो हमारे स्किन को पेनिट्रेट करता है, लेकिन आउटर लेयर को सिर्फ। ठीक है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं एंड कैन कॉज सनबर्न, जिसे हमें सनबर्न फील होता है, एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्किन कैंसर, और ये स्किन कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है। और अल्ट्रावायलेट एज रेज जो होता है कैन पेनिट्रेट द मिडिल लेयर ऑफ योर स्किन, मिडिल लेयर को पेनिट्रेट कर सकता है, और जिसे बोला जाता है डर्मिस, मिडिल लेयर को क्या बोला जाता है, डर्मिस, एंड कैन कॉज एजिंग ऑफ स्किन सेल, यानी जो एजिंग होता है, एजिंग मतलब उम्र बढ़ना, जैसे झुर्रियाँ पड़ना, तो वो अल्ट्रावायलेट ए रेज के कारण होता है, एंड डायरेक्ट डैमेज टू सेल DNA। और जो अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन होता है वो अर्थ तक नहीं पहुंचता, ओजोन लेयर के द्वारा फिल्टर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो डिसइंफेक्शन का जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है वो अल्ट्रावायलेट सी रेज को यूज करके, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है, वो किसी भी सेल को डैमेज कर सकता है आसानी से, बट वो हमारे तक पहुंचना देंगे क्योंकि वो ओजोन लेयर के द्वारा फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन जो है, जो हम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो मैन मेड सोर्स के द्वारा उसे हम डेवलप कर रहे हैं। मैन मेड सोर्स के द्वारा हम अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन को डेवलप कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं डिसइंफेक्शन के रूप में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अल्ट्रावायलेट सी टेक्नोलॉजी। ओके, वी विल बैक टू द न्यूज़। तो ये इम्पॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्लियर 20 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इन द एरिया ऑफ स्पेशलिटी फाइबर्स एंड जियो टेक्सटाइल अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या किया है, 20 प्रोजेक्ट को क्लियर किया है, क्लियरेंस दिया है। वो किस एरिया में है, वो स्पेशलिटी फाइबर्स एंड जियो टेक्सटाइल फाइबर्स के डेवलपमेंट के क्षेत्र में है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये किसके तहत किया गया है, ये एक प्रोग्राम के तहत किया गया है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या है। तो 20 ऐसे प्रोजेक्ट को क्लियर किया गया है जिनका कॉस्ट है 30 करोड़, जो कि स्पेशलिटी फाइबर्स एंड जियो टेक्सटाइल फाइबर्स
के क्षेत्र में है ये प्रोजेक्ट। और अंडर द दिस स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट फॉल अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए नेशनल टेक्सटाइल जो मिशन है, नेशनल टेक्सटाइल मिशन नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है, इसका एम क्या है? इट एम्स टू पोजीशन द कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर in technical textile and increase the use of technical textile in the domestic market। टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब स्पेशलिटी टेक्सटाइल या जियो टेक्सटाइल, ये टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग दूसरे वस्तुओं के निर्माण में या किसी टेक्निकल चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। और इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने के लिए टेक्सटाइल में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन स्टार्ट किया गया था। The mission will aim at taking domestic market size to 40 billion to 50 billion by 2024। यानी 40 बिलियन अभी हमारा डोमेस्टिक मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल में, और एम क्या है 2024 तक 50 बिलियन करना है। अ मिशन डायरेक्टर विल ऑपरेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है, ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। तो यहां देखते हैं टेक्सटाइल क्या होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल आर फंक्शनल फैब्रिक्स दैट हैव एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स। इन टेक्सटाइल का इस्तेमाल, टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री सेफ्टी में, पर्सनल प्रोटेक्शन में किया जाता है। Based on uses there are 12 technical textile, ठीक है। 12 टेक्निकल टेक्सटाइल है, कौन कौन है? जैसे कि 12 टेक्सटाइल हैं, जैसे कि एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबाइल टेक, क्लॉथ टेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, एंडोटेक एंड स्पॉटेक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल टेक है, रेफर्स टू प्रोडक्ट इन व्हीकल्स सच एज सीट बेल्ट एंड एयर बैग्स, एयरप्लेन सीट्स। यानी मोबाइल टेक जो टेक्सटाइल होगा वो क्या होगा, जो कि प्रोडक्ट यूज होता है व्हीकल्स में, जैसे कि सीट बेल्ट बनाने में, एयर बैग बनाने में, एयरप्लेन के सीट्स बनाने में, ठीक है। और जो जियोटेक होता है विच इज एक्सीडेंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेगमेंट यूज टू होल्ड बैक सॉइल। जियोटेक टेक्सटाइल होता है एक, जियोटेक टेक्सटाइल का इस्तेमाल सॉइल एरोजन को रोकने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि सॉइल को एक टेक्सटाइल के द्वारा, एक कपड़े के टाइप का जो होता है उससे कवर किया जाता है, उससे सॉइल एरोजन रुकता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं जियोटेक टेक्सटाइल।